हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिंग स्टडी। दिस इज राशि एंड हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और इसमें हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी देख चुके थे कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे आए थे, कैसे वो हेड बने थे, कैसे उनकी डेथ हुई थी वाटरलू की वॉर में, और उसके बाद किस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू उनके कंक्योर किए हुए स्टेट्स को एक कोड हमने किया था ब्रैक, उन्होंने क्या किया था, अपने अपने अंडर में ले लिया था और 39 स्टेट्स अनटच्ड रह गए थे। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन की डेथ के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे शुरुआत होती है रिवॉल्यूशनरी से, क्योंकि अब नेपोलियन बोनापार्ट तो रहे नहीं है, कोई खास गवर्नमेंट रही नहीं है और यही वो टाइम है रिवॉल्यूशनरीज के लिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पे रिवॉल्यूशनरी अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और कंट्री में मोनार्की के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। अब वैसे तो यूरोप में भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, बट इन सब में से जो सबसे ज्यादा नाम सुनने को मिलता है दैट वाज ज्यूसेप मज़नी। ज्यूसेप मज़नी के बारे में लिखने 3 मार्कर्स में बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो चलिए जानते हैं ज्यूसेप मज़नी कौन थे। तो ज्यूसेप मज़नी ये कौन थे? ही वॉज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी। मतलब ये किस कंट्री के थे? तो इटली के लिए ये रिवॉल्यूशन किया करते थे। उसके बाद who was born in 1805 in Geneva। इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? जिनेवा, विच इज इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में बर्थ हुआ, बट रिवॉल्यूशन इन्होंने इटली के लिए किया। तो ही वॉज इटालियन रिवॉल्यूशनरी एंड ही वॉज पार्ट ऑफ अ सेक्टर सोसाइटी कॉल्ड कार्बोनरी। मतलब इससे पहले, इनके रिवॉल्यूशन करने से पहले, ये कार्बनरी सोसाइटी का पार्ट। आपको पता होगा बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज उस समय रिवॉल्यूशन के लिए बनती थी। जैसे आपने भारत में भी सुना होगा कि अलग अलग प्रकार के दल बनाए जाते थे, ग्रुप्स बनाए जाते थे। तो ऐसे ही यूरोप में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बना करती थी। उन्हीं में से एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम है कार्बोनरी, उसी का पार्ट हुआ करते थे, उसके मेंबर हुआ करते थे ज्यूसेप मज़नी। वहां से इनके रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा ज्यूसेप मज़नी ने खुद भी 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी। इनके नाम याद रखिएगा फॉर एमसीक्यूज। तो 2 सीक्रेट सोसाइटी कौन कौन सी थी? तो पहला तो है आपका यंग इटली, ये इन्होंने कहां पर बनाई थी? तो मार्सलीज में। एंड दूसरी सीक्रेट सोसाइटी जो इन्होंने बनाई थी दैट वाज यंग यूरोप। ये कहां पर बनाई थी? बर्न में। अगर आप दोनों ही सोसाइटीज के नाम देखें तो यहाँ पे आपको एक वर्ड कॉमन दिख रहा होगा, यंग। मतलब इन्होंने वार्म ब्लडेड जो यंग मेंबर्स हुआ करते थे यूरोप के, उनको मेनली प्रेफरेंस दिया था अपनी सोसाइटी में, सो दैट इनका जो रिवॉल्यूशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है। इनके बारे में एक लाइन कही गई थी दैट ही वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब कि मोनार्की का सबसे ज्यादा अगर कोई डेंजरस एनिमी है तो वो कौन है? तो ही वाज ज्यूसेप मज़नी। अच्छा, ये लाइन अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसके लिए कही गई थी, तो आपको याद रखना है ये लाइन कही गई थी ज्यूसेप मज़नी के लिए। पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं कि ये लाइन किसने कही थी। तो दिस वाज अ लाइन ऑफ ड्यूक मैटरनिच हु वाज द चांसलर। ठीक है, यूरोप में ये क्या थे? एक चांसलर थे, ड्यूक मैटरनिच, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। फिलहाल आपको उनका नाम याद रखना है, ड्यूक मैटरनिच। एंड फॉर होम? तो ज्यूसेप मज़नी। लाइन थी मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो रिवॉल्यूशनरीज वाले में से आपको ज्यूसेप मज़नी को बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, अब क्योंकि इतने सारे रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, इतने सारे रिवॉल्यूशनरीज एक्टिव हो गए, सीक्रेट सोसाइटीज बन रही हैं, नेशनल लेवल पे रिवॉल्यूशन चल रहे हैं, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड ये वही इम्पैक्ट है जो आपको कहां पर देखने मिला? ग्रीक वॉर, है ना। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको पूछ लेंगे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, या तो आपको पूछ लेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों? क्योंकि यही वो वॉर है जिसकी वजह से ग्रीस जो कंट्री है उसको क्या मिला था? इंडिपेंडेंस। एंड किससे इंडिपेंडेंस? तो मोनार्की से इंडिपेंडेंस मिली थी, है ना। अब जो ग्रीक है दैट हैड बीन द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर यूरोप में एक एम्पायर है जो मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था। तो ग्रीक पहले ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था और ये कब तक आता था? तो 15th सेंचुरी तक। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो ये आजाद हो गया था। ठीक है, 15th सेंचुरी एंड ओटोमन एम्पायर। क्योंकि धीरे धीरे वहां पे रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे
एंड फाइनली ग्रीक को स्ट्रेंथन किया किसने? तो जब इसको क्या मिला, वेस्टर्न यूरोपियन से सपोर्ट मिला, मतलब यूरोप के वेस्ट में जो लोग रहा करते थे वेस्टर्न यूरोपियंस, उन्होंने ग्रीक को सपोर्ट किया। अब सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो उसका रीजन ये था कि ग्रीक का जो एंशिएंट ग्रीस कल्चर था उसके लिए वेस्टर्न यूरोपियंस को बहुत ज्यादा सिंपैथी थी, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो उनका वो कल्चर सेफ रहे, इसलिए वेस्टर्न यूरोपियंस ने फॉर ग्रीक कल्चर उन्होंने क्या किया, ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज को सपोर्ट किया, जिस वजह से इनका जो रिवॉल्यूशन है वो और ज्यादा पावरफुल बन गया। अब इस रिवॉल्यूशन में ना सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियंस, जबकि ग्रीक में ही रहने वाले बहुत सारे पोएट और आर्टिस्ट ने भी सपोर्ट किया। पोएट और आर्टिस्ट क्या करते हैं, बेसिकली पोएट्स जो रहते हैं वो देश प्रेम के लिए बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स लिखते हैं जिसको सुनकर पढ़कर लोगों के मन में यूनिटी प्रवोक होती है। तो पोएट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड आर्टिस्टियन का, क्योंकि आर्टिस्ट भी जो रहते हैं ये कंट्री में जो पेंटिंग्स है वो बनाते हैं, जैसे इंडिया में भी भारत को सिंबलाइज किया हुआ है ना भारत माता, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत सारे सिंबलाइजेशंस दिए थे। तो आर्टिस्ट एंड जो पोएट्स थे उनका ग्रीक रिवॉल्यूशन में क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले है। इन्हीं में से एक फेमस पोएट है, आर्टिस्ट है, जिनका नाम है लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन ने क्या किया था, इनको ज्यादा इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि इन्होंने पोएट्रीज तो की थी, पेंटिंग्स तो की थी, बट उसके साथ ही साथ लॉर्ड बैरन ने खुद ही वॉर के लिए बहुत सारे लोगों से उन्होंने फंड इकट्ठा किए थे एंड फंड इकट्ठा करने के बाद ये खुद बीइंग आर्टिस्ट वॉर पे भी गए थे। ठीक है, तो लॉर्ड बैरन का नाम आपको याद रखना है। ये किससे रिलेट करता है, तो इट इज रिलेटेड टू ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाउ अब क्योंकि इतने सारे रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, इतने सारे लोग प्रवोक हो रहे हैं, वेस्टर्न यूरोपियंस भी साथ में आ गए, कोई प्रॉपर वहां पे लीडरशिप है नहीं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मोनार्क धीरे धीरे इनसे इतने ज्यादा परेशान हो गए कि फाइनली उन्होंने ग्रीक को खुद ही इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, बट एक ट्रीटी के थ्रू। उस ट्रीटी का नाम क्या है, तो इट इज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कब की है, 1832 की। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज ऑल्सो एंड फॉर शॉर्ट आंसर ऑल्सो। 1834 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिलेटेड टू ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसी के साथ जो ग्रीक है वो क्या हुआ, यूनाइट हो गया यूरोप के अंदर। किससे अलग से हुआ, किससे इंडिपेंडेंस उसको मिला, तो दैट वाज फ्रॉम ओटोमन एम्पायर, अ मुस्लिम एम्पायर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं रोमांटिसिज्म। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी कंट्री को यूनाइट करने के लिए वहां के पोएट्स का, वहां के आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो लोगों के मन में सेंस ऑफ कलेक्टिविटी या एक कॉमन बिलोंगिंग बताते हैं कि भाई हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ये यूनिटी प्रवोक करने का काम किसका होता है, आर्टिस्ट और पोइट्स का। तो उसी के थ्रू जो इन्होंने क्या किया, कंट्री को यूनाइट किया। इस पूरे मूवमेंट को बोला जाता है रोमांटिसिज्म। ठीक है, नाउ द फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म डिड नॉट कम ड्यू टू टेरिटोरियल एक्सपेंशन। मतलब रोमांटिसिज्म की जो फीलिंग है वो सिर्फ अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने से नहीं आई, बल्कि कैसे आई, तो वहां के कल्चर की वजह से। जब लोगों को पता चलता है कि हमारी जो फ्रीडम है या जो हमारी आइडेंटिटी है वो कितनी रिच है, हमारे पूर्वज कैसे रहे थे, हमने कितनी वॉर्स की हैं, हम किस तरह से आजाद हुए हैं, तो लोगों के मन में वैसे भी एक प्राउड जनरेट हो जाता है अपने एंसेस्टर्स के लिए। तो रोमांटिसिज्म क्या है बेसिकली, तो कल्चर को प्रवोक करना, ट्रेडिशन को प्रवोक करना, इसे ही क्या बोला जाता है, रोमांटिसिज्म। एंड थ्रू paintings and poetries. Now, it is a cultural movement that sought to develop a particular kind of nationalism. मतलब ये इसको हम और क्या कह सकते हैं, तो it was a cultural movement जिसकी वजह से कंट्री में क्या आया, तो नेशनलिज्म आया। रोमांटिक पोइट्स, अब क्योंकि ये इमेजिनेशन पे वर्क करते हैं, पेंटर्स जनरली अपनी इमेजिनेशन को ड्रॉ किया करते हैं, तो जो साइंस एंड फैक्ट वाली चीजें हैं ये उसको डिनाई करते हैं या ये उन चीजों को नहीं मानते हैं। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे, जो भी साइंस एंड फैक्ट और जो भी लॉजिकल चीजें थी उसको पूरा डिनाई करते थे। इनका बिलीव था अपना कल्चर,
ट्रेडिशन और इनकी इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये साइंस एंड रीजन इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते थे, बट रादर फोकस्ड ऑन मिस्टेक फीलिंग, इंट्यूशंस एंड इमोशंस, इमोशनल वैल्यू को ये ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। अब क्योंकि वहां पे जो आम जनता थी वो जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को समझे, तो उनके लिए उनकी उनकी जो आम भाषा थी जिसको हम बोलते हैं फोक लैंग्वेज, तो उस भाषा में फोकलोर्स गाए गए, उनको फोक टेल्स सुनाई गई। जो वहां पे फोक टेल्स मतलब होता है आपके एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपने अपनी दादी नानी से जो कहानियां सुनी होती है उन्हें बोलते हैं फोक टेल्स। तो उनको वो सुनाई गई जिससे उनको प्राउड एक जनरेट हो, उनके मन में ये लगे कि हम कितने रिच कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो फोक टेल्स और फोकलोर्स और फोक सॉन्ग्स गाए गए जिससे लोगों के मन में यूनिटी प्रमोट हो। देन historians argued that German culture was to be defined as the feeling of collective belonging among the people, क्योंकि जर्मन कल्चर और जो एंशिएंट जर्मन कल्चर था वो काफी रिच था। हमने पिछली स्लाइड में भी देखा है कि वेस्टर्न यूरोपियंस ने सिर्फ उसको प्रिवेंट करने के लिए जर्मन को या ग्रीक कल्चर को भी क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो इसी तरह जो जर्मन कल्चर है वो भी काफी रिच था। तो जो जर्मन कल्चर है वो भी किस तरह से ग्लोरीफाई हुआ, तो आर्टिस्ट एंड पोइट्स की वजह से, ठीक है। ये पूरे बेटा रोमांटिसिज्म के टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नाउ लैंग्वेज वाज आल्सो यूज्ड टू डेवलप नेशनलिज्म, दैट वाज द केस ऑफ पोलैंड। पोलैंड में क्या था, जिन्होंने कब्जा किया हुआ था पोलैंड पे वो अपनी लैंग्वेज फोर्सफुली इंपोज किया करते थे, बट पोलैंड में जानबूझकर वहां के रिवॉल्यूशनरीज पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, जिसकी वजह से उनका जो कल्चर है, उनकी जो पुरानी लैंग्वेज है वो क्या रहे, प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो ये सारा रोमांटिसिज्म आता है, पोइट्स, आर्टिस्ट, पेंटर, लैंग्वेज, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग, फोकलोर्स, ये सारी चीजें प्रवोक की गई थी आपके रोमांटिसिज्म में। और साइंस एंड फैक्ट को क्या किया, कॉन्ट्रडिक्ट किया। ये दो चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो यू कैन इजीली मेक दीज पॉइंट्स, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट वन इज हंगर एंड हार्डशिप। तो अब क्योंकि रिवॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा था पूरी कंट्री में, वहां की जो किंग्स थे वो भी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से पूरी कंट्री में क्या हुआ, धीरे धीरे हंगर और हार्डशिप जिसे बोलते हैं भुखमरी वो फैल गई। क्योंकि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पाया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, हंगर एंड हार्डशिप की वजह से। तो पॉपुलेशन एक तो सडनली वहां की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गई है पर इकोनॉमी की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, कंट्री में इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई, क्योंकि फूड के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए कि कोई आम व्यक्ति उसको खरीद भी नहीं पा रहा था, है ना। तो फूड प्राइस राइज होने की वजह क्या थी, पॉपुलेशन इंक्रीज। देयर वर मोर जॉब सीकर्स देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब रोजगार देने वाले, एम्प्लॉयमेंट देने वाले कम थे और जॉब सीकर्स जिन्हें जॉब चाहिए थी वो ज्यादा लोग थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग सड़कों पर कार्ड्स लेकर खड़े होने लगे ऑन डिमांडिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इस वजह से जो सिचुएशन है वो और ज्यादा वर्स हो गई, क्योंकि लोग तो बोलते थे हम तो तैयार है काम करने, बट द थिंग इज कि उनके पास जॉब ही नहीं थी। तो कंट्री कैसे इकोनॉमिकली ग्रो कर पाती। स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो हुआ करते थे वो बाहर से आने वाले, इंपोर्ट होने वाले मशीन मेड गुड से compete नहीं कर पाते थे, क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं तो वो अपना जो खर्चा है वो उसी से निकालने की कोशिश करते थे। वेयर जो मशीन मेड गुड्स रहते थे वो कंपैरेटिवली सस्ते होते थे और वैरायटी ज्यादा होती थी। इस वजह से उनको काफी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था। लोग बाहर की बनी हुई चीजें ज्यादा प्रेफर करते थे बिकॉज ऑफ द चीप कॉस्ट एंड द गुड क्वालिटी और द वैरायटी ऑफ द थिंग्स। इस वजह से जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे वो कंट्री में ग्रो नहीं हो पाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड द पावर, मतलब कंट्री में भले ही यूरोप में इतनी हंगर और हार्डशिप फैली हुई है, स्टिल वहां के जो किंग थे वो क्या करते थे, अपनी पावर, जो एरिस्टोक्रेट्स बोला जाता है, जो किंग और उनके सपोर्टर्स, नोबल्स, ये सब थे, ये अपनी पावर को क्या करते थे, एंजॉय किया करते थे। बट जो पीजेंट थे उनको इसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो किंग पैसे कैसे कमाएंगे, लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करके, ठीक है। तो पीजेंट्स बेचारे टैक्स पे करते थे और एरिस्टोक्रेट्स अपनी पावर इंजॉय किया करते थे। इस वजह से कंट्री में हंगर और हार्डशिप और ज्यादा फैल गई। नाउ
ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने वाले भी बढ़ जाएंगे, उस वजह से फूड की डिमांड बढ़ गई। और किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो प्राइस बढ़ने, एक तो प्राइस बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, पर लोगों के पास पैसा नहीं है। इस वजह से ये कंडीशन आ गई कि वहां के लोग शॉप्स में जाकर लूटपाट भी करने लगे। इसकी वजह से वहां के जो किंग्स हुआ करते थे उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पर किंग्स तो फिर भी अपनी जो पावर्स थी उनको एंजॉय कर रहे थे। बस ये था कि रिवॉल्यूशन उस समय पे काफी हुआ करते थे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द रिवॉल्यूशन इन 1848। इसका जो क्वेश्चन बनता है ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के नाम से भी आता है ना। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, इवेंट्स ऑफ फेब्रुअरी, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, है ना। ये कब का है? तो फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि हंगर और हार्डशिप पिछली साइड में हमने देखा था कि काफी बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे मोनार्क को समझ आ रहा था कि अब हमारी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो इट्स बेटर कि रिवॉल्यूशनरीज जो मंगा रहे हैं उनकी थोड़ी सी डिमांड को फुलफिल कर लिया जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि हम आपको राइट टू वोट तो दे देते हैं, पर वो किस पे बेस्ड होगा? यूनिवर्सल मेल सफरेज पे। वन मोर थिंग, यहाँ पे स्टिल सिर्फ मैन को ही राइट टू वोट दिया गया, यहाँ की वुमेन को अभी तक भी राइट टू वोट नहीं मिला है। फाइनली वुमेन को राइट टू वोट मिलेगा 1946 में जाकर, 200 ईयर समथिंग ये स्ट्रगल करती है उसके बाद। बट यहाँ पे जो यूनिवर्सल अडल्ट मेल सफरेज है ये सिर्फ मेल्स के लिए, ठीक है। नाउ जर्मनी, इटली, पोलैंड, the Austro-Hungarian Empire, man and women of the liberal middle classes combined their demand। मतलब जितने भी वहां के रीजन्स थे, हर एक रीजन के मैन, वुमेन, पीजेंट, बच्चे, सबने अपनी डिमांड्स को कंबाइन किया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब ये क्या चाहते थे कि किंग तो हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, पर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में होना चाहिए जिसके अंडर में जो भी रूलर हो, नो मैटर वेदर इट इज अ किंग और एनीबडी, जो कहना चाहिए जो आपके इलेक्शन में जीत कर आया हुआ लीडर है, कोई भी हो, बट उसको एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो, they took advantage of the growing population unrest to push their demands for the creation of a nation state। ये चाहते थे कि अब हमारी कंट्री से मोनार्की जो है उसकी पावर वीक हो जाए, हमारी पूरी कंट्री किसमें हो जाए? नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, जहाँ पे सेम लॉज हो, सेम तरह से जो वेट और मेजरमेंट सिस्टम है वो काम करे, सेम करेंसी हो, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, सबके लिए बराबर रूल्स हो। तो ये अपनी कंट्री को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते थे। नाउ द जर्मन रीजन्स a large number of political associations whose member were middle class professional। अब देखिए जनरली रिवॉल्यूशन आप अगर देखेंगे कोई भी करता है तो वो मिडिल क्लास है, क्योंकि एरिस्टोक्रेट तो अपनी पावर एंजॉय कर रहे हैं तो वो क्यों रिवॉल्यूशन करेंगे। उसके अलावा जो पुअर क्लास है उसको भी ये रहता है कि नो मैटर कोई भी किंग हो पर हमें तो पुअर ही रहना है, तो वो जनरली रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सिर्फ मिडिल क्लासेस हैं जो रिवॉल्यूशन किया करते हैं। तो यहाँ पर भी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिस्टियन, ये सारे लोग क्या हुए? एक जगह पर इकट्ठा हुए। उस जगह पर इकट्ठा होके इन्होंने क्या बनाई? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। उस प्लेस का नाम था फ्रैंकफर्ट, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब हमें किंग चाहिए ही नहीं है, किंग को हटाओ, हम क्या करते हैं अपनी खुद की एक पार्लियामेंट बनाते हैं। क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए थे तो इन सारे लोगों ने मिलकर उस पार्लियामेंट का नाम क्या रखा? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्योंकि बन चुकी है और किंग्स को और एरिस्टोक्रेट को इनसे प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे जो किंग्स हुआ करते थे उन्होंने बहुत जल्दी विद इन 1 मंथ ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया, मतलब उसको सक्सेसफुली रन नहीं होने दिया। मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिस्टियंस एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वर फोर्स्ड टू डिसबैंड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? किंग्स ने अपनी असेंबली में, उनकी जो असेंबली थी वहां पे उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी, आर्मी भेजी, मिलिट्री भेजी, पुलिस वगैरह को भेजकर इस पूरी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को फोर्सफुली डिसबैंड कर दिया, मतलब पूरी तरह से उसको खत्म करवा दिया, जिसकी वजह से कभी और कोई ऐसी पार्लियामेंट ना बने
जो उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाए, जिसकी बात पूरी कंट्री मानने लगे और किंग्स को अवॉइड किया जाने लगे। ठीक है, नाउ द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। मतलब ये जब मूवमेंट चल रहे थे, यहाँ तक भी वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिला था, तो यहाँ तक भी वुमेन अपना जो रिवॉल्यूशन है उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। अपनी खुद की उन्होंने बाद में सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, खुद के न्यूज़पेपर्स बनाए थे एंड खुद ही उन्होंने रिवॉल्यूशन चालू किया था। बट ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, सो स्टे ट्यून फॉर दिस। हमारा ये जो पूरा चैप्टर ये इट विल टेक आई थिंक हार्डली 4 to 5 पार्ट्स, उसमें हम पूरा ये चैप्टर पूरा फिनिश कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं, इसको हम पूरा सीक्वेंस में एज स्टोरी पढ़ रहे हैं। सो स्टे ट्यून जिससे आपको सारी चीजें समझ आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।